हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रितु आनंद एंड वेलकम टू नवलजी एकेडमी। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था न्यूक्लियोटाइड विच इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए आरएनए बनाने के लिए जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, जितने भी कंपोनेंट चाहिए होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े थे, पेंटोज शुगर पढ़ी थी एंड फॉस्फेट ग्रुप पढ़ा था। अब हमें इसकी असेंबली करनी है और हमें दिखाना है कि किस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड है ये फॉर्म्ड होता है और इनके आपस में बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है हमें पता है कि ये मिलके बना होता है पेंटोज शुगर का। सबसे पहले तो ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम करेंगे डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, OH H CH2OH 5 प्राइम, यहाँ पर H। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 एंड 5। ठीक, ये हो गया हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब इसके डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजिनस बेस का। ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये प्यूरिन हो सकता है, पैरामिडीन हो सकता है, तो हम प्यूरिन ले लेते हैं, यानी कि एडेनिन ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो प्यूरिन है उसका स्ट्रक्चर 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और क्योंकि मैं इसे कंप्लीट नहीं बनाऊंगी तो यहाँ पर हम सिर्फ इसका ग्रुप लगा देंगे और इस तरह से आप ये समझ जाएंगे कि ये प्यूरिन है, एडेनिन। ठीक है, और साथ पे इसका ठीक है, यहाँ पे हम इसका सिर्फ नंबर डाल देंगे। ठीक है, किस पोजीशन से ये अटैच होगा। तो यहाँ जो ये एडेनिन है ये क्या करेगा, ये कार्बन नंबर 1 के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, जब इसकी बॉन्डिंग होगी तो बॉन्डिंग के दौरान ये क्या करेगा, ये H2O यानी कि वाटर को रिलीज करेगा और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी उस बॉन्डिंग को कहा जाएगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस है और शुगर के साथ मिलके जो बॉन्ड बनता है उसको हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। उस दौरान क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर हमारा अभी फिलहाल ये क्या बन गया, ये नाइट्रोजनस बेस है और डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर, कोई भी शुगर है, तो ये दोनों चीजें मिलके बनाती है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक एक करके इसके फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना है। ठीक है, नेचर में क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली या फिर आप ये कहिए एक्सेसिवली जो ट्राइफॉस्फेट यानी कि जो 3 बॉन्ड्स होते हैं फॉस्फेट के, ये ज्यादा मिलते हैं क्योंकि हमारी जो सेल होती है या फिर हमारे जो सेल के अंदर होने वाली जितनी भी जेनेटिक एक्टिविटी होती है या फिर सेल के अंदर होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उन सब में हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो इसी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से मिलती है। ठीक है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी कि किस तरह से इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहां पर हमने नाइट्रोजनस बेस लगा दिया, यहाँ पे हमारा शुगर है, अब हमें लगाना है फॉस्फेट का ग्रुप, हमें इसमें अटैच करना है। तो हमारा जो फॉस्फेट का ग्रुप है यानी कि हमारा जो फॉस्फेट है वो है हमारा ठीक है, ये फॉस्फेट है। अब ये जाके अटैच होगा 5 प्राइम कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, अब इसके अटैचमेंट के लिए क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड आएगा। फॉस्फेट जो है इसके 5 प्राइम कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो उस दौरान जो है फॉस्फोरिक एसिड का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसी वजह से जो हम डीएनए और आरएनए है उसको न्यूक्लिक एसिड जो बोलते हैं वो इसी वजह से है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा फॉस्फेट हो गया, तो ये है PO3 नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। यहां जब फॉस्फोरिक एसिड आएगा तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड का क्या होता है, ये होता है
ठीक है, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, यानी कि H3PO4। ठीक है, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड जब आएगा तो ये आपस में इसकी बॉन्डिंग करवाएगा। तो बॉन्डिंग के लिए क्या होगा, यहां पर POOH। ठीक है, ये अभी क्या है, क्योंकि ये सिंगल है और यहां पर इसकी बॉन्ड मतलब आगे फर्दर इसके साथ बॉन्डिंग होगी, तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये क्या करेगा, ये आपस में बॉन्ड जब बनाएगा तो अब आप ये देखिए कि इसका हाइड्रोजन और इसका ये OH आपस में मिलके जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर अगेन वाटर जो है वो रिलीज होगा और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे ईस्टर बॉन्ड कहा जाएगा। अब ये ईस्टर बॉन्ड भी कहा जा सकता है इसको, या फिर इसे कहा जा सकता है फॉस्फो मोनो ईस्टर बॉन्ड, यानी कि एक सिंगल फॉस्फेट ग्रुप है और ये फॉस्फेट ग्रुप जब ईस्टर बॉन्ड बनाता है डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ या फिर राइबोस शुगर के साथ, तो इसको हम फॉस्फो मोनो ईस्टर बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस टाइम में क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियोसाइड है जिसमें नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, अब इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। तो इस दौरान हम इसको ये भी कह सकते हैं, इसका न्यूक्लियोसाइड को हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि हम इसे मोनोफॉस्फेट क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक सिंगल फॉस्फेट ही तो है, अभी इस टाइम पर इसके पास सिंगल फॉस्फेट ही है, तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो इसे हम AMP लिख सकते हैं, AMP। अगर इसमें दो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएंगे तो ये डाइफॉस्फेट हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा ADP। अगर इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं तो ये हो जाएगा ATP। ठीक है, इस तरह से ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो ATP है ये एनर्जी करेंसी है और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह से हम बिना पैसों से कुछ खरीद नहीं सकते, फ्री में कोई कुछ नहीं देगा, पैसों के बिना कोई कुछ भी नहीं खरीद सकता, इसी तरह से जो सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जितनी भी जेनेटिक एक्टिविटीज हैं, ये सब बिना एनर्जी के नहीं होती है। चाहे तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो या एनाबॉलिक एक्टिविटी हो, चाहे तो फॉर्मेशन हो रहा हो या फिर ब्रेक डाउन हो रहा हो, उन सब केसों में जो एनर्जी है वो या तो रिक्वायर्ड होती है या फिर इवॉल्व हो रही, मतलब निकल रिलीज हो रही होती है। तो इस केस में क्या होता है कि हमें ATP की जरूरत होती है। ATP जब टूटता है तो ATP क्या रिलीज करता है, ATP रिलीज करता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, ये रिलीज करता है। तो इसी तरह से जो है हमारी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो इसी की मदद से हो रही होती है, यही होता है एनर्जी का सोर्स। ठीक है, तो यहां पर हम अगर राइबोस शुगर है या फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, राइबोस शुगर है या डीऑक्सीराइबोस शुगर है, हमें पता है कि हम या तो न्यूक्लियोसाइड जो कि जिसके अंदर राइबोस शुगर है, न्यूक्लियोसाइड जिसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर है, अगर हम इसमें जितने भी जो नेम्स है यानी कि जितने भी कंप्लीट स्ट्रक्चर में अगर हम अलग अलग प्यूरीन पायरिमिडीन्स को लगा के देखें तो इसके नेमिंग किस तरह से होती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो अगर आपने ए ऐड कर दिया यानी कि एडेनिन ऐड कर दिया, गुआनिन कर दिया, साइटोसिन कर दिया या फिर यूरेसिल कर दिया, इस केस में क्योंकि डीऑक्सी है तो ये डीएनए की जो वो है वो बनाएगी, तो यहां पर AGCNT बनाएगा। ठीक है, तो इस किस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे, ये एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये बताना जरूरी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका नाम हमें पता होना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड के केस में हम इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड के केस में हम इन्हें क्या बोलेंगे, सिर्फ हमें इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर एडेनिन है तो न्यूक्लियोसाइड के केस में हम इसे क्या कहेंगे, एडिनोसिन। ग्वानिन को कहेंगे ग्वानोसिन। तो ये जो साइटोसिन है, ये साइटोसिन को हम क्या कहेंगे, इसमें इस वाले केस में जब न्यूक्लियोसाइड होगा तो ये
साइसिस्टीडीन, ठीक है, इसे कहेंगे सिस्टीडीन। और यूरेसिल को क्या कहेंगे? यूरेडीन, ठीक है। इस तरह से हम इसके नाम को याद रखते हैं, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस शुगर के केस में हम क्या नाम बोलेंगे? हम बोलेंगे एडिनोसिन, ठीक है। इसी तरह से सेम, बस डीऑक्सी लगता रहेगा, बाकी आपको डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सीसिस्टीडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है, इस तरह से आपको नाम लिखना है। अब अगर न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यानी कि जो राइबोज शुगर में जो न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि ये अगेन हम इसी तरह से कर लेते हैं, AGCU और इसमें AGCT, ठीक है। अगर न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हुआ है, इसका मतलब क्या है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुका है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुका है तो इसका मतलब क्या है? एसिडिक हो गया है, वो एसिडिक जो नेचर है वो आ गया। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर इसको एसिड के नाम से बोलेंगे, यानी कि हम इसमें एसिड वर्ड लगाएंगे। तो ये क्या बनेगा? एडिनाइलिक एसिड, ठीक है, ग्वाइनाइलिक एसिड, सिस्टीडाइलिक एसिड एंड यूराडाइलिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से हमें यहां पर अगर लिखना है तो हम डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड यहां पर कर देंगे, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड कर देंगे, सिस्टीडाइलिक एसिड कर देंगे और थाइमिडाइलिक एसिड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है डीऑक्सी, तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड का जो है नेमिंग होता है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए एटीपी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जीटीपी इंपॉर्टेंट है। जीटीपी क्या है? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन यानी कि न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, उसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? ग्वानिन, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर पढ़ा है ग्वानोसिन, ठीक। तो ये जो ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये भी एनर्जी सोर्स है, और जब ये ब्रेक होता है या फिर हाइड्रोलिसिस होता है जीटीपी का, तो जीटीपी के हाइड्रोलिसिस में बनता है जीडीपी प्लस पीआई, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। तो इसी तरह से एटीपी, जीटीपी ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन के दौरान, यानी कि जिस टाइम पर न्यूक्लिक एसिड बन रहा होता है तो उस टाइम पर ये सब फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और बाकी ये जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये अभी हमने सिर्फ न्यूक्लियोसाइड बनाया है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हमने क्या किया है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप हमने ले लिए। अब अगर हमें चाहिए, क्योंकि हमारा जो 3 बॉन्डिंग होती है, फॉस्फेट की 3 बॉन्डिंग सबसे ज्यादा नेचर में मिलती है, तो यहां पर अगर हम 3 बॉन्डिंग दिखाते हैं तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर एक और फॉस्फेट का ग्रुप जो है अटैच कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा? 1 2 3, ठीक है। इस तरह से हमने इसे अटैच कर दिया। तो ये क्या होगा? यहां पे इसकी जो ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ये जब शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप बनता है, मतलब बॉन्ड बनता है, तो ये ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। बट अगर ये आपस में फॉस्फेट ही आपस में बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, चाहे एक सिंगल फॉस्फेट ग्रुप हो, डबल हो या ट्रिपल हो, तो हम इसे नेमिंग भी दे सकते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो ये अगर आपस में मिलके बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, यानी कि फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, इनको फॉस्फो एनहाइड्राइड। तो हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के दौरान जब हमारा न्यूक्लियोटाइड बन रहा होता है तो उस दौरान कितने तरह के बॉन्ड्स बनते हैं?
हमारा ये जो पहला बॉन्ड बनता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। शुगर और फॉस्फेट के बीच में बनता है ईस्टर बॉन्ड या फिर फॉस्फो मोनो ईस्टर, डाई ईस्टर, ट्राई ईस्टर, इस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये जो है फॉस्फो मोनो ईस्टर बॉन्ड यानी कि ईस्टर बॉन्ड होता है। आप सिंपल ईस्टर बॉन्ड याद रखिए, तो यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड्स हो जाएगा। देन अगेन जब फॉस्फेट ग्रुप्स आपस में एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ये आपस में मिलकर बॉन्ड्स बनाते हैं। इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो इस तरह से 3 तरह के बॉन्ड्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए और साथ में जो वाटर है वो भी रिलीज होगा, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन में जब भी इनकी बॉन्डिंग होगी तो उस दौरान वाटर रिलीज होगा और ये बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ किस तरह से हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया। ये सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात हो रही है। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो वो पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड देन उसके बाद क्या करता है, इनका जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स है, किस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनते हैं और ये आपस में जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है ये कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इस तरह की शेप कैसे बन जाती है डीएनए की, ठीक है। अभी हमने सिर्फ न्यूक्लियोटाइड पढ़ा है, यानी कि नाइट्रोजनस बेस पढ़ा है, शुगर पढ़ा है और फॉस्फेट ग्रुप के आपस के बीच के बॉन्ड्स पढ़े हैं। अभी हमने कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए नहीं पढ़ा है। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम न्यूक्लियोटाइड यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। एंड देन ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड अपना जो है एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि हमने वॉटसन एंड क्रीक के मॉडल में पढ़ना है, तो हम वो भी आगे करेंगे, ठीक है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। सो प्लीज आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो भी मैं आपको अभी करा रही हूँ वो आपको क्लियर हो रहा है। और साथ में आप जो भी मैं आपको करा रही हूँ, आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करके देखिएगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से या फिर वीडियो को सिर्फ यहाँ पे समझ लेने से नहीं होगा। अगर आप अपने आप खुद पेपर पेन से ये एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। इसमें भूलने वाली जैसी कोई चीज नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।